नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने परिवार विवाह वाला जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 जो है आपका सिलेबस का, जिसका पूरा नाम है आपका विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से अभी तक हम विवाह और परिवार 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो अपना नया टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं वो है जाति की असमानता। ठीक है, तो इस टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए, जाति की असमानता क्या है। देखिए, जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक अनुपम एवं बहुचर्चित विशेषता है जो हिंदू धर्म द्वारा पूर्णतः अनुमोदित है। ठीक है, मतलब जाति क्या है, जाति जो है वो हिंदू धर्म की संरचना में मतलब ये जो इसकी आंतरिक संरचना है इसमें ही बनी हुई है। ठीक है, देखिए रोनाल्ड सीगल के अनुसार यह जाति का व्यापक महत्व है जो अन्य किसी भी चीज से कहीं अधिक है। भारत का चरित्र चित्रण करता है और भारत में जाति सार्वभौम है। यह व्यवहार में अत्यधिक हिंदू है, परंतु यह मात्र ऐसी ही नहीं है। ये जो आपकी कोटेशन है ये किसकी है, यह है रोनाल्ड सीगल की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाने वाला ऊंच नीच का संस्तरण तथा उच्च एवं निम्न जातियों के बीच अधिकारों का असमान वितरण जाति की असमानता को प्रदर्शित करती है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जातियां बहुत सारी पाई जाती हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनमें भी क्या है, मतलब ये क्या है, जातियां। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी जातियां मिलेंगी। ठीक है, तो क्या है, जो भारत में मतलब जो हिंदू धर्म में जातियां हैं, इसमें कुछ जातियों को ऊंचा माना जाता है, कुछ जातियों को नीचा माना जाता है, कुछ जातियों को अधिक अधिकार प्राप्त है, कुछ को कम अधिकार प्राप्त है। तो ये क्या दिखाता है कि भारत में जो जाति की असमानता है, यानी कि जो जाति है वो समान नहीं है। तो ये चीज प्रदर्शित करता है। ये चीज क्या है, इसको आप अच्छे तरह से देखते हैं, बुरी तरीके से। ये क्या है, ये एक कुरीति है। ये आधुनिक समाज के हिसाब से एक कुरीति है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है जाति की असमानता का चरम रूप वहां देखने को मिलता है जहां कुछ जातियों को जन्म से ही अछूत मान लिया जाता है और उच्च जातियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी प्रकार के अधिकारों से इन्हें वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए लिखा है। लेकिन आज का जो आधुनिक समाज है, आप अगर शहर में रहते हैं तो आप चाहे जिस भी जाति के हो, आपके पड़ोसी हो सकता है उसके बहुत अलग जाति का हो। तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या है कि आज जो जिस काबिल है, लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत आगे तक जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो। ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो भारत के गाँव है, जो बहुत पिछड़े गाँव है, वहीं पर अब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि जो बड़े शहर हैं या सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ अब ये चीज़ें नहीं है कि ये इस जाति का है तो इसको ये करने से मना कर दिया जाएगा, या कोई ऊंची जाति का तो उसको वो चीजें करने से मना कर दी जाएगी। लेकिन जो जाति के अनुसार जो चीजें हैं वो यही है, क्या कि कुछ जाति हैं उनको जन्म से ही अछूत मान लिया जाता है और उच्च जातियों द्वारा कुछ अधिकार होते हैं वो निम्न जातियों को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जाति की जो व्यवस्था है उसमें है। आगे देखिए, आगे है उच्च जातियों का उत्पादन के साधनों विशेषकर भूमि पर नियंत्रण रहा है, जबकि निम्न जातियों का अस्पृश्य जातियों के लोगों को इससे वंचित रहना पड़ा है। वे केवल अपना श्रम बेचकर अथवा कोई घृणित या हीन समझे जाने वाले पेशे को अपनाकर ही अपनी आजीविका चलाते रहे हैं। क्या बताया गया है, जो उच्च जातियां हैं, ठीक है, जो भूमि है, यानी कि जो भूमि के स्वामी हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, उच्च जाति के ही लोग होते हैं। और जो छोटी जाति के लोग हैं, जो निचली जाति के लोग होते हैं, उनको अछूत समझ लिया जाता है, अस्पृश्य, यानी कि स्पर्श करने योग्य नहीं। हालांकि ये एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है, लेकिन ये क्या है, ये आपके सिलेबस में है तो आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या उनको अस्पृश्य मान लिया जाता है और उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, जैसे आपने जो वो होते हैं आपके जो आपके क्या बोलते हैं, मलमूत्र साफ करने वाले लोग हैं, जिनको हम स्वीपर बोलते हैं। वो क्या होता है, ये देखा जाता है कि मतलब अधिकतर वो क्या होते हैं, वो निम्न जाति के होते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है निम्न जातियों को सामाजिक स्तरण
व्यवस्था में सबसे नीचा स्थान होता है उन्हें शक्ति, सत्ता, प्रभुत्व प्राप्त नहीं होता है, जिससे उच्च व निम्न जातियों के जीवन अवसर एवं जीवन शैली में काफी भिन्नता होती है। ठीक है, ये देखिए, ये जाति की एकदम स्ट्रॉन्ग चीज बता दी गई है कि ये जाति होती है। ठीक है, और ऐसा वास्तव में अब भी हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि निम्न जातियों को जाति की जो वो बताई जाती है, हिरार्की बनाई जाती है कि ये जाति सबसे ऊंची, फिर इससे नीची, फिर इससे नीची, फिर इससे नीची। तो निम्न जातियों को सामाजिक स्तरण व्यवस्था में सबसे नीचा स्थान प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि उन्हें शक्ति, सत्ता, प्रभुत्व प्राप्त नहीं होता है। ये सब चीजें सिर्फ उच्च जाति के लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन अब आपको पता होगा जो आधुनिक समाज आपका चल रहा है, बहुत सारे ऐसे जो निम्न जाति के लोग हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। ठीक है, चाहे राजनीति में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो ये चीजें अब पूरी तरह से सत्य नहीं है। लोग अपनी जो काबिलियत के दम पर हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, आगे देखिए, आगे है लिंग असमानता। यहां पर आपके जाति की जो असमानता है वो टॉपिक कंप्लीट होता है, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लिंग असमानता। देखिए, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैविकीय तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है, जिसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। देखिए, पुरुष और स्त्री किसी के वश में नहीं है ना कि आप पुरुष बन के जन्म लेंगे या स्त्री बन के जन्म लेंगे। ये क्या है? ये एक जैविकीय प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन जब समाज के द्वारा पुरुषों को वरीयता दी जाती है और स्त्रियों को उनसे कमतर समझ लिया जाता है, तो समाज में एक तथ्य उत्पन्न होता है जिसको हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर क्या करना? भेदभाव करना। देखिए, आगे है लिंग। लिंग जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुषों तथा स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान इन्हीं अपेक्षाओं से होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ये अपेक्षाएं इस विचार पर आधारित हैं कि कुछ गुण, व्यवहार, लक्षण, आवश्यकताएं तथा भूमिकाएं पुरुषों के लिए प्राकृतिक हैं, जबकि कुछ अन्य गुण एवं भूमिकाएं स्त्रियों के लिए प्राकृतिक हैं। देखिए, जैसे अगर कुछ चीज़ों का नाम ले, जैसे घर संभालना, अगर घर संभालने की बात आती है तो सबसे पहले मतलब पुरुष और स्त्री में आपके दिमाग में कौन आएगा कि एक स्त्री घर को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है। अगर कोई मतलब भारी भरकम काम करने की बात आएगी जिसमें बहुत ज़्यादा बल लग रहा हो, तो उसके लिए आपको पहले किसके कौन दिमाग में आएगा? उसके लिए पुरुष दिमाग में आएगा। ठीक है, तो कुछ मतलब गुण होते हैं जिनकी जो मतलब स्त्रियों की जो जिनकी भूमिकाएं स्त्रियों के लिए होती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी भूमिकाएं पुरुषों के लिए होती हैं। आगे देखिए, आगे है लिंग केवल जैविकीय नहीं है, क्योंकि लड़का या लड़की जन्म के समय यह नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या सोचना है, अथवा किस प्रकार से प्रतिक्रिया। तो देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको नहीं पता होता कि वो मतलब लड़कियों के लिए क्या व्यवहार है समाज में, लड़कों के लिए क्या व्यवहार है। वो कैसे सीखता है? ये वो जब समाज में रहने लगता है तो समाज की जो प्रतिक्रिया है, समाज का जो स्ट्रक्चर है, उसी के द्वारा सीखता है। ये कोई मतलब जैविकी चीज नहीं है। लिंग क्या है? लिंग जो असमानता है, ये जैविकी ने, भगवान ने भेद करके नहीं भेजा था। ये भेद करना किसने सिखाया है? समाज ने सिखाया है। आगे देखिए, आगे है प्रत्येक समाज में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान अथवा सामाजिक भूमिकाएं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित की जाती हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा उन्हें उन सांस्कृतिक अपेक्षाओं का ज्ञान दिया जाता है जिनके अनुसार उन्हें व्यवहार करना है। ये सामाजिक भूमिकाएं एवं अपेक्षाएं एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अथवा एक ही समाज के भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, जो ये चीजें हैं ना कि यहाँ आप लड़की हो, आप लड़के हो, आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से, जैसे आप मतलब ये जो मुख्य सेविका एक एग्जाम है, ये फीमेल कैटेगरी के लिए है। तो आप में से सभी लोग जो ये वीडियोस देखते हैं वो फीमेल ही होंगे। तो आप लोग को ये पता होगा क्या कि जब आप कहीं आते जाते हैं, आपको घर में भी आपकी चीजें हमेशा बताई गई होंगी कि आपको ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ज्यादा तेज मत बोलिए, ऐसे मत रहिए, ऐसे खड़े मत होइए, ऐसे बैठिए मत। ठीक है, तो ये जो व्यवहार है ये जैविकीय नहीं है। ये क्या है? ये समाज के द्वारा ये भेदभाव किया जाता है। ठीक है,
अगर आप अपने और अपने भाई में या अपने किसी भी जो आपकी उम्र का मेल है आपके घर में, उसमें अगर फर्क देखेंगे तो उसको रात में भी बाहर जाने की आज़ादी है, लेकिन आपको मतलब जो फीमेल कैटेगरी है उसको इन चीज़ों के लिए टोका जाता है। ठीक है, कि आपको अगर कहीं दूर ट्रेवल करने जाना है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप घर के में किसी को साथ लेकर ही जाएं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने हर रोज़ की अपनी ज़िंदगी में देखी होंगी। आगे देखिए, आगे है लैंगिक असमानता के प्रकार। ठीक है, यहां पर आपको क्या बताया है, लैंगिक असमानता के प्रकार, यानी कि समाज में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसके कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? ये 7 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है आपका मर्त्यता असमानता, दूसरी होती है आपकी प्रासूतिक असमानता, तीसरी होती है मौलिक सुविधा असमानता, चौथी होती है विशेष अवसर असमानता, पांचवी होती है व्यावसायिक असमानता, छठवीं होती है स्वामित्व असमानता और सातवीं होती है आपकी घरेलू असमानता। ठीक है, तो लैंगिक असमानता के जो प्रकार हैं उनमें आपका पहला प्रकार कौन सा है? मर्त्यता असमानता। देखिए क्या होती है ये, देखिए विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमानता का एक बर्बर प्रकार सामान्यतया स्त्रियों की उच्चतर मर्त्यता दर में परिलक्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। मर्त्यता असमानता अधिक मात्रा में उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया, चीन एवं दक्षिण एशिया में देखी जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो मतलब इससे मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में होता है तब से ही अगर वो ये पता चल जाता है कि वो बालिका है, तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ पर गर्भ में ही बच्ची जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, या बहुत सारे समाज ऐसे भी हैं, आपको पता होगा, आपने कन्या भ्रूण हत्या भी सुना होगा, और जो बालिका हत्या है मतलब जो नवजात बालिका की हत्या है वो भी सुनी होगी, कि जन्म लेने के बाद जैसे ही पता चलता है कि वो लड़की है तो कई इलाके ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मार दिया जाता है। ठीक है, उस बच्ची को। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो पुरुष जनसंख्या है वो अधिक हो जाती है और जो लड़कियों की जो स्त्री जनसंख्या है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है उसके द्वारा लिंग की पहचान कर दी जाती थी, लेकिन अब ये क्या है, अब ये सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, क्योंकि पहले लोग क्या करवाते थे, लिंग की जांच करवा लेते थे गर्भ में ही, और अगर ये पता चलता था कि मतलब हर जगह नहीं होता है, लोग अपनी बच्चियों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, लड़कों से ज्यादा करते हैं, आज का समाज ऐसा है, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर आज भी ऐसा होता है, या मतलब जो बहुत ही घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं उनमें क्या होता था, वो लोग लिंग की जांच करवा लेते थे और अगर उनको पता चलता था कि वो लड़की है तो उसकी जो हत्या है वो कर देते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्रासूतिक असमानता। देखिए लैंगिक असमानता के प्रकार में जो आपका दूसरा प्रकार है वो है प्रासूतिक असमानता। इसमें क्या है, इसमें गर्भ में ही बच्चे के लिंग को ज्ञात करने संबंधी आधुनिक तकनीकों की उपलब्धता ने लैंगिक असमानता को इस रूप को जन्म दिया है। लिंग परीक्षण द्वारा यह पता लगाकर कि होने वाला शिशु लड़की है गर्भपात करा दिया जाता है। अनेक देशों में, विशेष रूप से पूर्व एशिया, चीन एवं दक्षिण कोरिया में, साथ ही साथ सिंगापुर तथा ताइवान के अतिरिक्त भारत एवं दक्षिण एशिया में यह प्रवृत्ति पाई जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, यह देखिए ऊपर क्या था, ऊपर आपको यह बताया गया था कि क्यों जो है वो असमानता बढ़ रही है, और यहाँ पर आपको उसका रीजन बता दिया गया है कि क्या, वो प्रासूतिक असमानता है। ठीक है भाई, देखिए लड़कों की जनसंख्या ज्यादा और लड़कियों की कम कैसे होगी, जब लड़के अधिक मात्रा में जीवित रहेंगे और लड़कियां कम मात्रा में जीवित रहेंगी। जो पहला पॉइंट था इसी को नाम दे दिया गया आपका मर्त्यता असमानता, और ये जो है ये है आपकी प्रासूतिक असमानता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपकी मौलिक सुविधा असमानता। जो आपकी तीसरी असमानता है लैंगिक असमानता के प्रकार में, वो क्या है, मौलिक सुविधा असमानता। देखिए मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों में पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता स्पष्टतया देखी जा सकती है। कुछ वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध था। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिका में लड़कियों को लड़कों की तुलना में शिक्षा सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हैं।
देखिए क्या होता है, मतलब जो मूल रूप से क्या होता है कि जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, मान लीजिए एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान जैसे जो पिछड़े टाइप के देश हैं उसमें क्या होगा कि एक ही परिवार में अगर दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, तो जो लड़का है उसको ज्यादा क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, पढ़ाई में भी, खान पान में भी, रहन सहन में भी, और जो लड़की है उसको क्या किया जाता है, उसको दबाया जाता है, और वो क्या जाता है, उसको क्या किया जाता है, सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, इसके अतिरिक्त अनेक अन्य मौलिक सुविधाओं के अभाव के कारण स्त्रियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाते, और ना ही वे समुदाय में अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकती हैं। ठीक है, क्या होता है कि भाई जब लड़की पढ़ेगी लिखेगी नहीं, जब वो कोई अन्य जो गुण है वो सीखेगी ही नहीं, तो वो अपनी प्रतिभा वो दिखाई नहीं पाएगी, यानी कि उसको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी एक लड़के के कंपैरिजन में कम मिलती है, और समाज में जितनी भी चीजें होती है सब में उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका भी नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, आगे है विशेष अवसर असमानता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विशेष अवसर असमानता। कि यूरोप तथा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित एवं अमीर देशों के साथ साथ अधिकांश अन्य देशों में उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक परीक्षण में लैंगिक पक्षपात स्पष्टतया देखा गया। देखिए ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पिछड़े देशों में, जो अमेरिका और यूरोप जैसी जो सबसे ज्यादा डेवलप देश हैं वहां पर भी जब चाहे हायर स्टडीज की यानी कि उच्च शिक्षा की बात आए, या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात आए, या बड़ी बड़ी कंपनीज में जो प्रमोशंस हैं या हायरिंग की बात आए, तो भी क्या होता है तो भी जो लैंगिक असमानता है यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो साफ तरह से बहुत बार देखा गया है। आगे देखिए, आगे है व्यावसायिक असमानता। ये क्या होती है? व्यावसायिक असमानता में देखिए, व्यावसायिक असमानता भी लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। जापान जैसे देश में जहां जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य सभी अधिकार की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर भी रोजगार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियों के लिए पुरुषों की तुलना में काफी दुष्कर माना जाता है। यानी कि ये बताया जा रहा है चाहे विश्व का कोई भी देश हो, चाहे वो कितना भी विकसित हो या कितना भी अविकसित हो, वहां पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और उनके लिए काम कर पाना बाहर निकलकर पुरुषों की तुलना में क्या है, कठिन है। आगे देखिए, आगे है स्वामित्व असमानता। ठीक है, लैंगिक असमानता में जो आपका छठवां पॉइंट है वो है स्वामित्व असमानता। देखिए अनेक समाजों में संपत्ति पर स्वामित्व भी पुरुषों एवं स्त्रियों में असमान रूप से वितरित है। मौलिक घरेलू एवं भूमि संबंधी स्वामित्व में भी स्त्रियां पुरुषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई हैं। इसी के परिणाम स्वरूप स्त्रियां वाणिज्यिक, आर्थिक तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं से वंचित रह जाती हैं। देखिए आपको पता होगा क्या होता है कि जो हमारे समाज में है क्या कि जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो मतलब क्या होता है जो मतलब संपत्ति का हस्तांतरण है वो पिता से पुत्र में होता है। ठीक है, पिता से पुत्री में, कानूनी रूप से ये चीजें हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी अधिकार होगा, लेकिन ये चीज अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाई है। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो मतलब संपत्ति का हस्तांतरण है वो पिता से पुत्र में होता है, पुत्र से उसके पुत्र में होता है। तो जो स्त्रियां हैं इन अधिकारों से, इन स्वामित्व से क्या रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं। इसीलिए वो क्या होती है, वो भाई पैसे रुपए से मजबूत नहीं हो पाती, इसीलिए वो हमेशा क्या रह जाती है, वाणिज्यिक रूप से, आर्थिक रूप से पीछे रह जाती हैं। आगे देखिए, आगे है घरेलू असमानता। ठीक है, इसी में क्या है, जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है घरेलू असमानता। देखिए ये क्या है, परिवार अथवा घर के अंदर ही लैंगिक संबंधों में अनेक प्रकार की मौलिक असमानताएं पाई जाती हैं। घर की संपूर्ण देखरेख से लेकर बच्चों के पालन पोषण का दायित्व महिलाओं का होता है। अधिकांश देशों में पुरुष इन कार्यों में स्त्रियों की किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। पुरुषों का कार्य घर से बाहर काम करना माना जाता है। यह एक ऐसा श्रम विभाजन है जो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन कर देता है। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि जिसके हाथ में पैसा है वो क्या है, वो बॉस है। ठीक है, और उसके साथ जो काम कर रहा है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर रहा हो, सुबह से रात तक काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है तो उसको दूसरे आदमी पे डिपेंड
होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो टाइम है वो किसका है, सेल्फ डिपेंडेंसी का है, कि कोई आपके सामने वाला कितना भी करोड़पति हो, लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो वो आप पर कभी भी अपना जो स्वामित्व है, जो डोमिनेंस है, आप पर हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप काबिल नहीं हैं तो एक ना एक समय पर आकर सामने वाला आप पर ये दिखा देगा कि आप उसकी वजह से स्टैंड कर रहे हैं, आपका खुद में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताई गई हैं कि जो मतलब संसार के जो बहुत सारे हिस्से हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो घर संभालने का काम है, बच्चों के पालन पोषण का काम है, ये किसका है, स्त्रियों का काम है। और पुरुषों का क्या काम है, पुरुषों का काम है बाहर के समाज को देखना, बाहर निकलकर पैसे कमाना, जिस वजह से क्या है, महिला अपने लिए मतलब जो आर्थिक संसाधन है वो मतलब उपलब्ध नहीं कर पाती है, और वो क्या हो जाती है, पुरुषों पर डिपेंड हो जाती है, पुरुष के अधीन हो जाती है अपनी ज़रूरतों को, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और जो आर्थिक रूप से मजबूत है वही क्या है, उसी का स्वामित्व है, उसी का वर्चस्व रहता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है भारत में लैंगिक असमानता, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, लैंगिक असमानता के प्रकार पढ़े थे, जिसमें कौन कौन से, मर्त्यता, प्रासूतिक, मौलिक सुविधा, विशेष अवसर, व्यावसायिक स्वामित्व और घरेलू असमानता आपने पढ़ी है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है भारत में लैंगिक असमानता, ठीक है। यानी कि भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं लिंग के आधार पर असमानता, तो वो किन किन क्षेत्रों में है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक रूप से लिंग भेदभाव। भारत में लैंगिक असमानता में आपका पहला पॉइंट है सामाजिक रूप से लिंग भेदभाव। देखिए प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहां पुरुष की प्रधानता होती है और स्त्री की स्थिति निम्न होती है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है। लड़की का जन्म ही अपने में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। देखिए कितना भी आगे बढ़ गया समाज, लेकिन आज भी क्या है, आज भी आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या होता है कि माँ बाप का उद्धार नहीं होता है। और जैसे ही लड़की वो होती है, जन्म लेती है, उसके साथ ही क्या सोचा जाने लगता है कि अरे लड़की ने जन्म लिया है, अब तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर एक क्या है, एक तरह का आप समझ लीजिए कि एक तरह का लोग कहते हैं ना कि जब तक उस मतलब जैसे ही पुत्री का जन्म होता है वैसे ही जो पिता है वो चिंता में डूब जाता है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, वो दूसरे वंश में जाकर रहने लगेगी। जबकि जो पुत्र है वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनाएगा और वो उनका जो अंतिम जो क्रियाविधि होती है वो करेगा, तभी उनको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये जन्म से ही, लड़के या लड़की के जन्म से ही उन दोनों के बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया जाता है। आगे देखिए, आगे है के.एम. पडिक्कर ने लिखा है कि हिंदू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिंदू संयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली परिस्थिति है। आधारभूत रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है, वह तो एक आभूषण है जो गिरवी रखा है, और जब उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी मांग करेगा तो उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। आज आपने ये चीजें देखी, मतलब ये किसने कहा है, ये जो कोटेशन है ये आपकी किसके अनुसार है, के.एम. पडिक्कर के अनुसार है। इन्होंने क्या कहा था, हिंदू जो परिवार है उसमें जो स्त्री की जो भूमिका है, जो स्त्री की स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है, वो क्या है, वो आज भी ये है कि जो एक परिवार है उसमें जो लड़की होती है, जो पुत्री होती है, उसको क्या कहा जाता है, पुत्री तो पराया धन है, यानी कि उसको अपने परिवार का मूल हिस्सा नहीं माना जाता है। ये मानकर उसका परिवार में लालन पालन किया जाता है कि वो क्या है, वो किसी दूसरे के घर की है और एक सही समय आने पर वो अपने दूसरे घर चली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यास्क निरुक्तर में स्पष्ट उल्लेख है, कहाँ, यास्क निरुक्त है, ठीक है, में स्पष्ट उल्लेख है कि लड़की तो अन्य को दी जाती है। देने के 3 तरीके हैं, दान, विक्रय तथा उत्सर्ग, ठीक है। ये याद रखिएगा, यास्क निरुक्त के अनुसार लड़की तो अन्य को दे दी जाती है और उनको देने के 3 तरीके कौन से बताए गए हैं, 3 तरीके आपके बताए गए हैं, दान, विक्रय और उत्सर्ग, ठीक है। देखिए दान विवाह के समय कन्यादान के रूप में होता है,
ठीक है। जो पहला दान है ये क्या है, दान विवाह के समय कन्यादान के रूप में होता है। दूसरा देखिए विक्रय का क्या है, विक्रय से आशय वर वधु मूल्य लेकर कन्या बेचना है। जबकि जो आपका उत्सर्ग है, उत्सर्ग का आशय उसे त्याग देना है, जैसे मंदिर में देवदासी के रूप में देवी या देवता के चरणों में समर्पित कर देना। देखिए जब लड़की का कन्यादान कर दिया जाए तो उसको दान करना कहेंगे, ठीक है। यास्क निरुत्तर में लड़की 3 प्रकार से किसी अन्य को दी जाती है। कैसे कैसे, एक दान के द्वारा यानी कि कन्यादान कर दिया जाता है। दूसरा कि जो वर पक्ष है उससे लड़की का मूल्य लेकर उसको बेच दिया जाता है। और तीसरा उत्सर्ग के द्वारा यानी कि जैसे मंदिरों वगैरह में या बहुत ऐसी जगह होती है जहां पर लड़कियों को भगवान के चरणों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, देवदासी के रूप में, उसको कहते हैं उत्सर्ग। आगे देखिए, आगे है ईसाइयों में वे मठ में एक नन के रूप में रहती हैं। ऐसी स्थिति में नारी का लालन पालन कैसे होता होगा, वह अपने आप ही स्पष्ट है, ठीक है भाई। कहीं भी उनको छोड़ दिया गया और कहीं भी मतलब वो किसी भी हालत में रह रही हैं, तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी अच्छी होगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है शिक्षा में असमानता। आपने भारत में लैंगिक असमानता में, ठीक है, कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था भारत में लैंगिक असमानता। इसका जो पहला पॉइंट पढ़ा था ये था सामाजिक रूप से लिंग भेदभाव, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें शिक्षा में असमानता, ठीक है। हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं ये चीजें। देखिए इस स्त्री शिक्षा से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत ऊंची है। गरीब माँ बाप लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उन्हें या तो घरेलू कामकाज में सहायता देनी पड़ती है या अपने छोटे भाई बहनों को देखना पड़ता है या बाहर धनोपार्जन में लगना पड़ता है। देखिए शिक्षा में असमानता, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अगर बहुत निर्धन परिवार है, बहुत गरीब परिवार है और उसमें लड़की और लड़का दोनों है, तो घर वाले क्या डिसाइड करते हैं कि जो लड़की है उसको तो घर ही चलाना है, ठीक है, उसको तो घर का काम ही करना है, तो पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो उसका जो भाई है उसको शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। जबकि जो लड़की है वो या तो घरेलू कामों में लगा दी जाती है या तो उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके पालन पोषण में वो लग जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बाहर निकल कर जो घर के लिए जो जीविका भी कमानी पड़ती है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या है, मजदूरी करके या छोटा मोटा घरों में काम करके इस तरह से वो अपनी जीविका का जो उपार्जन है वो करती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दूसरी समस्या यह है कि परंपरागत रूप से स्त्री की शिक्षा एक फिजूल खर्चा समझा जाता है क्योंकि अंततः उसका विवाह हो जाना है और उसे वहां पे भी गृहस्थी का ही कामकाज देखना है, ठीक है। जो स्त्रियों में शिक्षा की कमी है वो इस कारण भी है क्योंकि हमारे समाज में ये विचार प्रचलित है क्या कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर होगा क्या, आखिर में उनको संभालना तो घर ही है ना, तो ज्यादा पढ़ लिख कर पढ़ाई में पैसा क्यों बर्बाद करें, ठीक है। ये बहुत ही गलत चीज है। देखिए तीसरे, घर से स्कूल तक यातायात के साधन की समस्या है कि वे वहां तक कैसे जाएं आए। चौथे, जो तो वे बड़ी होने लगती उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी जटिल होता जाता है। देखिए हमारा जो समाज है बहुत ही इनसिक्योर है। आपने आए दिन जो रेप केसेस हैं, आए दिन जो ईव टीजिंग है, हैरेसमेंट है, इसकी घटनाएं आप सुनते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं ये भी एक समस्या सामने आती है क्या कि वो अपने अगर स्कूल उनका दूर है तो घर से स्कूल तक जाएं कैसे, स्कूल से वापस घर कैसे आए। और उनके मतलब जो लड़कियां हैं उनके मतलब युवावस्था के साथ साथ ये समस्या भी बढ़ती जाती है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। कि उनकी जो सुरक्षा है वो भी उनकी जो सुरक्षा है लड़कियों की वो भी एक बड़ा प्रश्न बन जाती है। आगे देखिए, अंतिम रूप से उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी जीवन की वास्तविकताओं से दूर है। वह ना तो उन्हें जीविकोपार्जन के लिए तैयार करता है और ना ही आदर्श गृहिणी या माँ की भूमिकाओं से ही जोड़ पाता है। जहाँ व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है वहाँ भी सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा, नर्सिंग, सौंदर्यीकरण आदि तक ही उनके लिए कोर्स हैं जो उनके सभी उनके परंपरागत रूप से ही तक ही सीमित है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि ये सोचा जाता है कि जो लड़कियों
का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो उनको ना तो अच्छी मतलब गृहिणी बनने की शिक्षा दे रहा है, ना तो अच्छी माँ बनने की शिक्षा दे रहा है, ना तो वो उनको कोई ऐसी चीज सिखा रहा है जिससे वो आगे चलकर कमा पाए। ठीक है। और बाकी जो लड़कियों के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें भी क्या होता है, सिलाई कढ़ाई, घर सजाना, नर्सिंग, डेकोरेशन, यही सब चीजें सिखाई जाती हैं, जो क्या है, जो उनकी परंपरागत जो घर का काम करने की या घर की जो ध्यान रखने की जो भूमिका है उसी से रिलेटेड है। आगे देखिए, आगे जो आपका थर्ड पॉइंट है ये है रोजगार में असमानता। अभी आपने दो असमानताएं कौन कौन सी देख ली, अभी तक आपने दो असमानताएं देख ली हैं, सामाजिक रूप से लिंग भेदभाव और शिक्षा में असमानता। तीसरी कौन सी है, तीसरी आपकी रोजगार में असमानता। ठीक है। देखिए, कृषि क्षेत्र में जहां 80% स्त्रियां काम कर रही हैं, स्त्री श्रम को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है तथा वहां पे भी वे असंगठित हैं और मौसमी रोजगार से पीड़ित हैं। देखिए, जो कृषि क्षेत्र है वहां पर 80% लगभग स्त्रियां काम करती है, लेकिन तब भी उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है घरेलू उद्योगों जैसे अगरबत्ती, बीड़ी या दिया सलाई बनाना, चटाई बनाना, पापड़ उद्योग आदि में ना तो रोजगार की सुरक्षा है और ना ही निश्चित दर पर मजदूरी है। वहां के काम के घंटे अधिक हैं और श्रम कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां उनके यौन शोषण का भय भी बना रहता है। आगे देखिए, आगे है संगठित उद्योगों में स्त्रियां निम्न स्तर पर ही कार्य कर रही हैं, साथ ही कुछ पुराने उद्योगों जैसे जूट, कपड़ा या खाद्यान्नों में उनका प्रतिशत घट रहा है। नए उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में भी वे प्रवेश नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इस संबंध में उनके पास पर्याप्त शिक्षा के अवसर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, पर्याप्त, भाई उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, उनको कंप्यूटर चलाना या जो टेक्निकल चीजें हैं वो नहीं आती, इसीलिए जो अब जो नई नई चीजें आ रही हैं उसमें जो महिलाएं हैं जिनके पास वो शिक्षा नहीं है वो पिछड़ती जा रही हैं। आगे देखिए, आगे है स्त्रियां कुछ नए क्षेत्र जैसे मॉडलिंग, पत्रकारिता, प्रशासनिक सेवाएं, दूरदर्शन कलाकार आदि व्यवसाय में उभर रही हैं, परंतु यहाँ भी उन्हें पुरुष प्रधानता का सामना करना पड़ता है और वहां भी वे व्यावसायिक प्रगति के सोपान पर निचले पायदान पर ही पहुंच पाएंगे। देखिए, जैसे कुछ नए क्षेत्र जैसे मॉडलिंग हो गया आपका, ठीक है, और ये जो आपका होता है एंकरिंग होता है, ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके एंकर होते हैं, इन सब में भी क्या है, इन सब क्षेत्रों में जो महिलाएं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो पुरुष प्रधान समाज है उनका सामना उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता। ठीक है, भारत में लैंगिक असमानता में आपका चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता। देखिए, स्त्रियों में अस्वास्थ्य और कुपोषण की भी भारी समस्या है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषण पदार्थ नहीं दिए जाते जो लड़कों को दिए जाते हैं। वे स्वयं ही अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देती हैं। प्रायः घर में वही स्त्री जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाती है, बाद में जो बच जाता है उसे खाती है, और अगर बासी भोजन रखा है तो पहले उसे खाती है। ठीक है, ये चीजें आपने हर घर में लगभग देखी होंगी। आगे देखिए, आगे है शारीरिक व्यायाम की तो उन्हें शिक्षा ही नहीं दी जाती। ज्यादातर उनमें खून की कमी रहती है और एक और गरीब निर्धन स्त्री को तो उचित चिकित्सा एवं पोषण मिलना ही मुश्किल है, तो दूसरी ओर धनी स्त्रियों के लिए समस्या इससे उल्टी है। वह अत्यधिक दवाइयों का सेवन या आलसी जीवन एक समस्या बन गया। देखिए, गरीब स्त्रियों के क्या है, तो भाई उनको तो अगर ठीक से रोटी कपड़ा मकान मिल जाए और जो अगर उनकी तबीयत खराब होने पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए यही बहुत है। जबकि जो धनी महिलाएं उनमें क्या हो गया है कि उनको इतनी दिक्कतें हैं कि उनको जरूरत से ज्यादा दवाइयां खानी पड़ती हैं और उनका शरीर भी आलस और उस चीजों की वजह से बेकार हो गया है। उनको क्या है, जो उनको फिजिकल फिटनेस की जो ट्रेनिंग है वो लगभग ना के बराबर दी जाती है। आगे देखिए, आगे जो आपका लास्ट पॉइंट है भारत में लैंगिक असमानता में, ये है वैधव्य के बारे में दोहरे मापदंड। यानी कि अगर एक स्त्री है उसका पति मर गया है तो उसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, और अगर कोई पुरुष है उसकी पत्नी मर गई है तो उसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। यानी कि दोनों को समानता नहीं दी गई है। देखिए,
स्त्री के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है, उसका सबसे बड़ा सौभाग्य सुहागिन बनना है। हिंदुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती थी। गांधी जी के विचार हैं कि जो विधवा संयम ना रख सके उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, गांधी जी का कोट है। गांधी जी का कोट क्या है कि जो विधवा संयम ना रख सके उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने कहा था। इसके विपरीत यदि किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनर्विवाह कर सकता है। लैंगिक असमानता का यह दोहरा मापदंड समाज में आज भी व्याप्त है। क्या कहा गया है, अगर कोई स्त्री, उसका पति मर जाए तो क्या है, जो उसका पुनर्विवाह है वो करने में बहुत ही कठिनाइयां आती है। समाज उसमें क्या करता है, बहुत सारी अड़चने डालता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है कि आप मतलब जो विधवा होने के बाद उसको कहा जाता है कि आप ये चीजें मत करिए, अब ये चीजें खाइए मत, इस तरह के रंग पहनिए मत, कहीं जाइए मत, कोई खुशी में शामिल मत होइए। ठीक है, जबकि जो पुरुष है उसको आसानी से पुनर्विवाह, दोबारा शादी करने के लिए समाज के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका भारत में लैंगिक असमानता थी ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में लैंगिक असमानता को कम करने हेतु सुझाव, यानी कि वो सजेशन, वो सुझाव जिससे भारत में क्या हो सकता है, लैंगिक समानता कम हो सकती है, या लैंगिक जो वो है असमानता कम हो सकती है, या जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी है, वो लाई जा सकती है, जहां पर स्त्री और पुरुष, बालक बालिका दोनों को ही समान अधिकार दिए जाएंगे। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला है आपका वैधानिक सुधार, यानी कि सरकार द्वारा नियम कानून बनाकर जो अधिकार है उनको स्त्री और पुरुषों दोनों में समान रूप से विभाजित किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्त्री शिक्षा का प्रसार। देखिए जितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां क्या करेंगी, स्त्रियां क्या करेंगी, शिक्षित होंगी, पढ़ेंगी, वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो मूल अधिकार है, अपना जो स्वामित्व है, जो मतलब जो अवेयरनेस है, जितना ज्यादा अवेयर होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, उनका जो सशक्तिकरण है वो होगा, उतनी ज्यादा वो क्या बनेंगी, पावरफुल बनेंगी। ठीक है, और जब वो पावरफुल बनेंगी तो जो लैंगिक असमानता है वो कम होगी। तीसरा देखिए, तीसरा है रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन। देखिए हमारे समाज में क्या है, जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा मतलब बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वहां मतलब अपना कोई खुद का काम करना, इसमें ज्यादा क्या करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए भी उनको प्रोत्साहित करना, जिससे वो क्या कर सके, बड़े बड़े उद्योगों को क्या कर सके, स्थापित कर सके और उनमें ऊंचे पायदान पर आ सके, जिससे क्या हो सके, लैंगिक असमानता कम हो सके। मातृत्व का मौलिक अधिकार, ये भी क्या है, इसके द्वारा भी जो लैंगिक असमानता है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्त्री संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता। सरकार के द्वारा या बड़े एनजीओ, बड़ी संस्थाओं के द्वारा जो स्त्री संगठन है उनको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, और हर तरह से यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको जो सहायता है वो प्रदान करनी चाहिए। प्रतीकों के विरुद्ध मोर्चा, यानी कि वो चीजें जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, जो महिलाओं को क्या करती हैं, दबाती हैं, उनका क्या करना चाहिए, उनका समाज में विरोध होना चाहिए। आगे देखिए, आगे है स्त्री सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को समाज में ऊंचा उठाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो स्त्रियों का सशक्तिकरण है, इसके द्वारा भी जो लैंगिक असमानता है इसको कम किया जा सकता है, और जो जेंडर इक्वालिटी है इसको समाज में लाया जा सकता है। यानी कि ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां पर किसी भी आधार पर पुरुषों और महिलाओं में भेद ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भारत में आपका जाति की असमानता है और लिंग असमानता है, ये आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में धर्म और भाषाएं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ते जाइए, और जहां पर भी आपको लगे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स हैं जो आप लास्ट मिनट में रिवीजन करके अपने एग्जाम हॉल तक जाएंगे, और यही शॉर्ट नोट्स आपको आपकी सक्सेस जरूर दिलाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखिए, और पिछले जो वीडियोस हैं उनको रिवीजन भी करते रहिए, और साथ ही साथ चैनल पर आपका यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो बुक है उसके पूरे 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी
देखते रहिए, इधर थ्योरी पढ़ते रहिए और साथ ही साथ उधर से प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी तैयारी को हर दिन के साथ मजबूत बनाइए। होपफुली आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ही जल्दी आने वाली है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।